बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। सानह स्वात का दुख अभी कम नहीं हुआ था कि कराची के इलाके केमारी में ली मार्केट में आज एक बिल्डिंग गिरने से जो 6 वहाँ पे राजपजीर ख़ानदान थे वो ज़मीन बोस हो गए। अभी तक की इतलात के मुताबिक 7 अफराद उसमें जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी मलबे तले दबे हैं और उनको ज़िंदा निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। अल्लाह खैर करे। लेकिन बरसात के मौसम में हमारे यहाँ तकरीबन हर शहर में, वो कराची हो, लाहौर हो, पिंडी हो, मुल्तान या फिर फैसलाबाद, इस तरह की मखदूश इमारतें गिरने से कई जानें जाती हैं। उस जिन जानों के जाने के बाद इंक्वायरी कमेटीज़ तो बिठा दी जाती हैं, लेकिन अमलन शायद उस तरह के इकदाम नहीं किए जाते कि जिससे अगले साल या आने वाले वक्त में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। इस पर भी बात करेंगे और फिर ख़ास तौर पे प्रोग्राम में बात करेंगे सियासत के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या वाकई ही को हुकूमत तब्दील होने जा रही है या सिर्फ ऐसे ही बातें हैं। इसके अलावा इस पे बात होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कि इसराइल और गज़ा में जो जंग बंदी है, क्या फ़लस्तीन और इसराइल की जंग बंदी देरपा साबित होगी, मुस्तकिल बुनियादों पे होगी, इब्राहिम अकॉर्ड पे अमल हो सकेगा। और फिर प्रोग्राम के आखिर में इस बात पे बात करेंगे कि पाकिस्तान को सफारती सतह पे जो कामयाबियाँ हो रही हैं और इंडिया की जिस तरह से सुबकी हो रही है, क्या ये भी पाक भारत जंग में कामयाबी का ही शख्साना है। इस सारी सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी साहब, जो कि मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और कानूनदान भी हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, आपने टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा कि PTI की जानिब से जो पाबंद सलासर रहनुमा हैं, उन्होंने जो ख़त लिखा, तो आप क्या समझते हैं कि उस ख़त में तो मुज़ाकरात पे ज़ोर दिया गया, क्या वाकई ही मुज़ाकरात हो जाएंगे या कुछ और होगा? नहीं, बेसिकली देखें, हमारे 5 जो असीरान हैं, सीनियर लीडरान हैं, उनकी तरफ से आए हैं, उनकी बात में वज़न है और उनकी बात इमरान खान साहब तक पहुंचाई भी जाएगी। मगर देखें, जो इमरान खान बात कर रहे हैं और जो ये लीडरान बात कर रहे हैं, देखिए ये कोई इस तरह से नहीं है कि कोई एक कहें कि मुतसादिम बातें हैं। देखें, खान साहब ने तहरीक का क्यों कहा है? तहरीक का इसलिए कहा है कि मौजूदा जो सेटअप है वो तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ दर ज़्यादतियाँ कर रहा है। मतलब 8 फरवरी से पहले जो ज़्यादतियों का सिलसिला शुरू हुआ कि सिंबल छीना गया, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्सों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, इमरान खान को अपनी अंडर 16 टीम के साथ इलेक्शन लड़ना पड़ा। इलेक्शन के बाद भी जो है ना PTI को, उम्मीदवारों को PTI में आने की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें जो है ना मजबूरन SIC में जाना पड़ा। और उसके बाद जो सिलसिला चला, अल्टीमेटली वो ज़्यादती रिज़र्व सीट में जो कल्मिनेट हुई और रिज़र्व सीट के फ़ैसले में तमाम सीटें भी डिनाई की गई, जमहूरियत की नफ़ी की गई। तो उसके बाद रास्ता क्या बचता है? मतलब जब आपको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक हिकमत अमली बनाई है कि दोबारा से अपने कारकुनान को एक्टिवेट किया जाए और एक भरपूर जो है ना एहतजाज की कैफियत दिखाई जाए और मुतवज्जे किया जाए सीरियस सर्कल्स को अपनी तरफ के जो है ना बहुत ज़्यादती हो रही है। और उस ज़्यादती का नुकसान खाली PTI को नहीं हो रहा है, इस जमहूरी अमल को हो रहा है। जो एक हद तक ताना दिया जाता था कंट्रोल डेमोक्रेसी का, कंट्रोल डेमोक्रेसी से भी बात आगे निकल गई। अब हम बेसिकली एक शैम डेमोक्रेसी के फेज़ में दाखिल हो गए। लेकिन उमैर साहब, जो गुफ्तगू उस दिन अली अमीन गंडापुर साहब ने की, तो क्या आप समझते हैं कि सीरियस सर्कल्स जो हैं जिनकी आप तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, उस गुफ्तगू के बाद कोई नरम गोशा रखेंगे? अच्छा देखें, हमेशा मैं खुद समझता हूँ कि अल्फाज का चुनाव बड़ा अहम होता है। कई दफ़ा बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, शायद वो अल्फाज के गलत चुनाव की वजह से शायद जो है ना मैसेज गलत कन्वे हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को उन चीज़ों पे बिल्कुल सोच समझ के अपना लाएअमल देना चाहिए और ज़बान वही होनी चाहिए जो इमरान खान की है, टोन भी वही होनी चाहिए जो इमरान खान की है, उससे हट के जो है ना नहीं होना चाहिए मामला। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि महमूद खान अचक साहब ने कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से जो कहा है कि कौमी हुकूमत के हवाले से हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो क्या PTI और इमरान खान साहब जो हैं उनका भी एजेंडा अब यही है कि ये हुकूमत चली जाए, कौमी हुकूमत बन जाए?
नहीं देखें, ये तो बेहतर डायरेक्ट इमरान खान साहब से उनकी सोच का पूछा जाए, मगर जितना मेरा तजर्बा है, जितनी मेरी इंटरप्रिटेशन है इमरान खान साहब की, देखें इमरान खान साहब किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इस चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठना है। वो इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आवाम जिसको वोट दे रही है उसको आप ऑनर करें। कौमी हुकूमत का तो मतलब ये है कि आप बंदर बांट करना चाह रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि सारे जो है ना हिस्सा ले लें। भाई हिस्सा लेना है तो हिस्सा तो पहले भी हुकूमतें लेती रही। म्यूज़िकल चेयर जो पाकिस्तान में 3 दिहाइयों पे चलती रही, उसका अल्टीमेटली क्या फ़ायदा हुआ? आज पाकिस्तान 140 अरब डॉलर के कर्जे तले दबा हुआ है। डोमेस्टिक डेट आपका 71,000 अरब पे पहुंचा हुआ है। आम आवाम का तो सांस लेने की स्पेस नहीं है। तो हम आपस में बैठ के इक़्तिदार की शराकत मांग लें तो ये मैं समझता हूँ ये कोई हल नहीं है। अच्छा उमैर साहब, ये फरमाइएगा कि अलीमा खान ने बानी पीटीआई के हवाले से ये कहा है कि जी इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि 9 मई को कबूल कर लो, इस पर माफ़ी मांगो, सीसी फुटेज की बात मत करो, ऐसी कोई खबर तो हम आपको रिहा कर देंगे। क्या ऐसी कोई खबर आपकी इल्म में है? नहीं एग्जैक्ट ये वाली तो ख़बर नहीं, मगर देखें इमरान खान को मुतअद्दिद अदवार में अप्रोच तो किया गया है ना। अब 2 साल होने को आ रहे हैं। 5 अगस्त में इमरान खान को पाबंद सलासल हुए तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह की अटैम्प्ट की गई हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को भेजा गया है। मगर इमरान खान का मौक़िफ़ जो पहली 5 अगस्त पे था, आज के दिन भी उसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं और इमरान खान साहब किसी तरह की लचक नहीं ले रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो फिर इमरान खान साहब को सही तरह से इस पीरियड में समझे नहीं। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ये भी पैगाम भेजा है कि उन लोगों से बात की जाए जिनके पास असल ताकत है और जिनसे प्रेसिडेंट ट्रंप भी बात कर रहे हैं। तो क्या पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहती, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात चाहती है? अच्छा देखें, हुकूमत ने तो देखें अपना मजाक ख़ुद बनाया हुआ है। देखें एक हुकूमत, देखें खाली हम नहीं कह रहे, मतलब ओवरऑल किसी से एनालिसिस करा लें, इनका इतना वज़न ही नहीं था जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दे के बिठा दिया गया। फिर आप देख लें इस हुकूमत के जो फ़ैसले हैं, देखें बजट की हद तक, बजट के डॉक्यूमेंट्स में ये खुद ओपनली एडमिट करते रहे हैं कि ये हमें जो है ना डॉक्यूमेंट आया है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इनकी पॉलिसी कुछ और बना रहा है। जब देखें फ़ॉरेन पॉलिसी तक ये खुद नेगोशिएट नहीं कर सकते, डोमेस्टिकली जो चैलेंजेस हैं ये खुद नहीं निपटते, इनके लिए कोई और निपटता है। तो वो मामलात खुद सबके सामने हैं, तो अक्लमंद के लिए फिर इशारा ही काफ़ी है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत गिराने के हवाले से जो बातें हो रही हैं और गवर्नर केपी ने भी जो कुछ कहा है, मुस्लिम लीग नून तो इससे इनकारी है। नून लीग तो कहती है हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते और वज़ीर आला भी कहते हैं कि किसी का बाप भी हुकूमत नहीं गिरा सकता। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वहाँ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है? क्या ये मुमकिन है? देखिए पाकिस्तान में जो है ना जमहूरियत को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हमले तो पहले भी होते रहे, और अगर अब भी अगर KPK की हुकूमत गिराने की कोशिश की जाए तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। मगर इसमें सबसे रेलेवेंट होगा ये जो अभी आने वाला सेनेट का इलेक्शन है। इससे आपको एग्जैक्ट पल्स और इरादों का जो है ना पता चल जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें अद्दी तादाद स्टैंड अलोन बेसिस पे 92 सीट्स इस वक्त PTI की हैं और PTI के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत है। अगर 2/3 अक्सरियत के बाद भी एक सेनेट का जो इस वक्त री इलेक्शन होने जा रहा है सानिया निश्तर वाली सीट पे, अगर उसका रिज़ल्ट अदरवाइज़ आ जाता है तो वो किस चीज़ का इशारा करेगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ ने जो 4 आपके कौमी असम्बली के लोग हैं, उन मुस्लिम लीग नून में जो शामिल हुए हैं, उनको नोटिस भेजा है। आप क्या समझते हैं कि क्या इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाएगा और उसमें PTI को कामयाबी मिल जाएगी? देखिए बात है, अगर एज ए कानूनदान लॉ की बात करें, मोरालिटी बाकी चीज़ों को छोड़ दें, बात है कि उन्होंने बेशक वोट इमरान खान के नाम पे लिया, उन्होंने कुरान पे हल्फ उठाया, सारी चीज़ों के बावजूद बात है कि उन्होंने SIC का एफिडेविट नहीं दिया था क्योंकि उनका डे 1 से दिलों में चोर था। उन्होंने ये चोरी करनी थी और इस वजह से देखें अब वो उन्हें मौका मिल गया। जब वो इंडिपेंडेंट हैसियत से थे फिर वो वोट कहीं भी दे सकते थे। अच्छा सर, ये जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से ख्वाजा आसिफ और स्पीकर जो हैं अयाज सादिक साहब, उनमें जो ठन गई है, और फिर हनीफ अब्बासी साहब का भी ये बयान कि ख्वाजा आसिफ के साथ उनके कोई मिसाली ताल्लुकात नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में भी आपस में कोई दरेबाजी हो गई है?
अच्छा, मैं इसको मुस्लिम लीग नून की तो दड़ेबाजी नहीं देखता, मगर ये चीज़ एक चीज़ को जो है ना हाईलाइट करती है, वो ये करती है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस टाइम पीरियड में किसी और के लिए बोल रहे हैं। आप देखें ना कि इब्राहिम अकॉर्ड्स वाली बात करते हैं जो इस वक्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुस्लिम लीग अगर पहले टर्मोइल में है, वो इस तरह का किसी तरह का जो है ना स्कैंडल अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अच्छा उमैर भाई, ये फरमाइएगा कि आपके सामने सारी सिचुएशन कि पंजाब असम्बली में क्या हुआ, उसके बाद स्पीकर ने उन 26 जो अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, उनकी रुकनीत मुअत्तल की। अब वो इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं नाअहली का रेफरेंस लेके। तो इस पे दो मेरे सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि क्या इससे एक ऐसी नई मिसाल नहीं शुरू हो जाएगी कि कोई भी जमात आएगी तो अपने मुखालफिन की रुकनीत इस तरह से ख़त्म करवा देगी, और दूसरा क्या आप इसको जमहूरी अमल समझते हैं? पहले जो सवाल का तो आपका जवाब है कि देखें, इन्होंने ख़ुद रास्ता खोल दिया बाबर सलीम सवाती साहब के लिए कि अब वो KPK असेंबली में इनके से हल्फ लेते हैं नहीं लेते, हल्फ ले के बाद में इनकी रुकनीतें सेनेट के इलेक्शन से मुअत्तल कर दें पहले, तो फिर कैसा रहेगा। बात है ये, तो फिर हम जमहूरियत को ख़ुद से कमज़ोर कर रहे हैं ना। तो इस तरह का अमल देखें जमहूरी क़ुव्वतों को तो करना ही नहीं चाहिए। देखें, अगर आप किसी का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इससे कमज़ोरी आपके अंदर और क्या हो सकती है। देखें, इसी तरह के मामलात इधर की पार्लियामान में भी हुए, मगर इसमें स्पीकर का रोल बड़ा पिवटल होता है। इसमें मैं क्रेडिट दूंगा याद सादिक साहब को कि देखें, इधर भी उस तरह की बातें होती रहीं, अपोजिशन ने भरपूर क्रिटिसाइज़ किया, गवर्नमेंट साइड से भी बातें हुई, मगर जहाँ बातें जब मॉरल लेवल से ज़रा नीचे हों तो दोनों साइडों के दोस्तों ने एक दूसरे को समझाया। और आपने देखा कि रज़ा हराज साहब ने इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे माजरत की, अब हमारी तरफ से निसार जट साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे माजरत की। तो फ्लोर के जो मसले होते हैं वो फ्लोर पे ही सेटल होने चाहिए। अगर स्पीकर का कद काट हो, टेम्परामेंट हो, वो हाउस चला लेता है। अच्छा उमैर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर मुहर्रम के बाद वाकई ही PTI जो है वो फुल स्विंग के साथ तहरीक चलाती है, तो फिर जो वज़ीर आज़म ने आपको एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है वो तो फिर अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि फिर मुज़ाकरात की कोई सूरत बाकी रहेगी? मैं समझता हूँ कि सीरियस मुज़ाकरात के लिए ये तहरीक बड़ी ज़रूरी है। ये तहरीक चलेगी, तमाम फैक्टर्स को इन्वॉल्व करेगी, फाटा की महरूमियों से लेके किसान की महरूमी तक इन सारों को इन्वॉल्व करेगी, तो तब भी हम माने खेज़ डायलॉग की टेबल पे पहुँचेंगे। अदरवाइज़ तो देखें, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनका दाव लगा हुआ है, वो दाव लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपको तहरीक चलाने दी जाएगी? देखें, तहरीक तो देखें किसी सूरत भी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं है, तो गवर्नमेंट आखिरी हद तक जाएगी, चाहे वो MPOs के ऑर्डर हों, वो दहशतगर्दी के पर्चे काटें, वो सारे काटेंगे। मगर इसमें तहरीक इंसाफ ने भी सोचना है। देखें, तहरीक इंसाफ को इस स्टेज पे कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी। अगर कश्तियाँ नहीं जलाएंगे तो आने वाला वक्त इससे भी बुरा होगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी को यानी पीपल्स पार्टी को ये तजवीज़ दी है कि या तो हुकूमत में शामिल हो जाएं या फिर अवाम के पास चले जाएं। तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत में शामिल होने जा रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी समझदार हुई तो वो किसी सूरत भी इस हुकूमत में शामिल नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत पे जो इस वक्त के बोझ हैं, जो मसाइल हैं और जो आने वाले महीनों में इस हुकूमत से काम लिया जाएगा, वो मैं नहीं समझता वो इस तरह के काम होंगे कि भुट्टो के आइन को जो है ना अपनी ही पीपल्स पार्टी से ख़तरा बन जाएगा। तो अगर वो न्यूट्रल अपनी पोजीशन रखेंगे, कल को इनसे अलहदा होना भी इनके लिए आसान रहेगा। लेकिन सर, क्या आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में शामिल नहीं है, क्योंकि जितने आइनी होते हैं उन पे तो उनके लोग बैठे हैं? देखें, वो जितने आइनी होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं डालते, बाकी वजारतें हैं उन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बेसिकली तो PTI वो जो पीपल्स पार्टी है वो मलाई खा रही है, तो मलाई तो उनके बारे में है, बजाय इसके कि जो है ना खुराक भी खिलानी पड़े गाय को, तो वो उस पोजीशन में तो नहीं जाना पसंद करेंगे। अच्छा सर, क्योंकि आप पावर कॉरिडोर्स की सियासत को समझते हैं, रमज़ों को समझते हैं, तो ये जो सदर जरदारी साहब के हवाले से अफवाहें हैं कि शायद प्रेसिडेंट भी तब्दील हो रहे हैं, ये क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है या अफवाहें हैं?
देखिए ये चीज़ें मैं समझता हूँ टू अर्ली इन द डे हैं, मतलब ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल पड़ी हैं, मगर देखें आइन के खदो खाल को ख़तरा है और ये सबके लिए जो है ना बायस परेशानी होगा। मतलब पीटीआई तो एक लड़ाई लड़ ही रही है ना, मगर इसके बारे में पीपल्स पार्टी भी सोचेगी, इसके बारे में फजल रहमान साहब भी सोचेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर जिस तरह के हम बातें सोच रहे हैं या सुन रहे हैं तो इससे तो पॉलिटिकल स्पेस तो ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मेहर खान नियाज़ी साहब, ना आपने बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले आर्मी चीफ ने अमेरिका का दौरा किया और फिर उसके बाद पाक फ़ज़ाइया के चीफ ने भी वहाँ पे दौरा किया अमेरिका का और काफ़ी उनकी मुलाकातें हुई। इन दौरों से पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पे हमने आज इस प्रोग्राम में दावत दी है जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब को, जो कि दफ़ाई तज़किया कार भी हैं। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने टाइम दिया। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं कि आर्मी चीफ के बाद अब जो एयर चीफ हैं उन्होंने भी वाशिंगटन का दौरा किया है, तो ये जो पाकिस्तानी फ़ौजी अहदेदारों की वहाँ पे मुलाकातें हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। जी इस्लाम आपके लिए और सबके लिए। जी बिल्कुल बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखें तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इनवाइट किया गया और उनको बहुत इज़्ज़त दी गई, बहुत अच्छी डिस्कशंस हुई। बल्कि अगर आपको याद हो तो उनसे डिस्कशन के बाद को ईरान के बारे में भी बातचीत हुई और बाद में भी उनका और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोगों का रोल रहा कि ईरान में भी अमन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ का जाना वहाँ पे ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, इज़्ज़त की बात है कि उन्हें मदऊ किया गया। और वो पहले भी हम बात करते रहे इमरान साहब कि जी जब आप जीत जाते हैं तो फिर आपकी इज़्ज़त होती है और ये उसी का एक हिस्सा है। तो इनके जाने का वहाँ पे इनकी पजीराई का जो रिज़ल्ट है, जो नतीजा है, वो तो ज़ाहिर है जो आप कह रहे थे कि निस्बतन पहले से हमारे तहल्लुकात में बेहतरी आएगी। हाँ, ये हमें देखना है कि किन किन एरियाज़ में बेहतरी आ सकती है। मेरे ख़्याल में जो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं, एक तो ये है कि हमारे पास अमेरिकन इक्विपमेंट है, जैसे F-16s हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, तो उनके स्पेयर्स का मामला अक्सर रहता है, ख़ासकर जब अमेरिकन सैंक्शंस होती हैं तो हमारे जो जहाज़ हैं उनको मसला रहता है। अगरचे कि पाकिस्तान के जो एयर कॉम्प्लेक्स है कामरा में, वो ख़ुद इसका अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान की अपग्रेडेशन जो है एक टर्की में भी हुई थी, ज़ाहिर है उसके पीछे अमेरिकन अप्रूवल ज़रूर होती है। एक तो ये एस्पेक्ट है कि उम्मीद है कि उसमें कोई बेहतरी होगी। अच्छा जनरल साहब, नंबर 2 बात ये है जी कि जो म्यूचुअल एक्सचेंजेस होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, आना जाना है वो भी शायद बेहतर हो जाए, म्यूचुअल ट्रेनिंग होती है। जनरल साहब यहाँ पे ये ज़रूर फरमाइएगा कि अब आपको याद होगा कि अमेरिका ने F-16 पाकिस्तान को देने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन अब ये खबरें हैं कि F-35 जो हैं वो देने की पेशकश की जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? जी मैं इसको थोड़ा सा हम मेरा ख्याल तसल्ली से डिस्कस कर लेते हैं। आई मीन के बहुत टाइम नहीं, लेकिन F-35 की जो ऑफ़र है अभी तक मेरा ख्याल है ऑफिशियली तो आई नहीं पाकिस्तान को, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो वाकई देंगे, उसके लिए आपको ना अमेरिका को कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए होती है कि कांग्रेस उनकी अप्रूव करेगी कि नहीं करेगी। उसमें कुछ सैंक्शंस होंगी पाकिस्तान पे, जैसे पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे भी सैंक्शंस लगाई गई थी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की, उनका भी किसी ना किसी हद तक लिंकेज होगा। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात जो आपने कही अभी थोड़ी देर पहले कि जी अभी आप F-35 एक तो बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होगा, क्या उसके लिए इतने पैसे हमारे पास हैं कि नहीं है, क्या हम ये इतना बड़ा आइटम ख़रीद सकते हैं, लोन उन्हें शायद देना है नहीं देना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। नंबर 2 बात ये होती है कि एक ट्रस्टवर्दीनेस, एक जो सप्लाई लाइन की होती है, सप्लाई चेन की होती है, रिपेयर फैसिलिटीज़ बाद में स्पेयर्स की, तो वो जो हमारा तजर्बा F-16 में रहा है कोई अच्छा नहीं रहा। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने बंद कर दिए थे, हमने उनको पैसे भी दे दिए, उन्होंने कह दिया अच्छा इसके बदले गंदम ख़रीद लें। तो ये अप डाउन बड़ा होता रहता है। पाकिस्तान को नंबर 1 अगर ऑफ़र होती है तो पाकिस्तान को बड़े गौर से इसको सोचना पड़ेगा।
नंबर 2 इसकी जो मैकेनिक्स हैं कि लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है कि नहीं। अल्टरनेटिवली आपके पास जो ट्रस्टवर्दी सोर्सेज ऑफ इक्विपमेंट हैं वो चाइना रहता है, कि चाइना का जो पहले आपके पास JF-17 है, फिर JC-10 आया, फिर बाकी अभी आगे हम सुन रहे हैं कि शायद JC-35 भी आएगा, कुछ और चीज़ें भी। तो वो अगर होता है तो वो मेरा ख्याल है कोई टेक्नोलॉजी में परफॉर्मेंस में कम भी नहीं होगा और ज़्यादा जो है बाएतमाद और ट्रस्टवर्दी लाइन ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन सर एक कुछ जो तज्जियाकार हैं उनका ये भी मानना है कि अमेरिका इस बात से काफ़ी परेशान है कि चीन के साथ पाकिस्तान के जो मामला जिस हद तक बढ़ चुके हैं और जिस तरह से फिर चीन ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान हमारा साथ दिया है, तो अमेरिका को ये खदशा भी है कि वो इस खित्ते से आउट ना हो जाए। और इस बिना पे ये जो मुलाकातें हैं, आर्मी चीफ की मुलाकात और एयर चीफ की मुलाकात, उसके बाद अमेरिका जो है वो इस स्नेज पे भी सोच रहा है कि चीन के बाद अमेरिका जो है वो भी अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करे। जी, सबसे पहली बात तो ये जी कि उनका जो फ़िक्र है कि अमेरिका ख़ित्ते से आउट ना हो जाए, उसमें यह है कि यहाँ पे जो बहुत बड़ा मुल्क है ख़ित्ते का, इंडिया, वो उनका इत्तेहादी है। तो ख़ित्ते से आउट होना मेरा ख़्याल है उस लिहाज से पॉसिबल या मुमकिन नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उनका जो इंटरेस्ट आपके साथ जहाँ पे इंटरट्वाइन करता है वो है काउंटर टेररिज्म और अफ़गानिस्तान। जो मर्ज़ी है वो कह लें, अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले गए एज़ यूजुअल दूसरी तीसरी दफ़ा, लेकिन ये है कि वो छोड़ नहीं सकेंगे और उसमें पाकिस्तान इम्पोर्टेंट रहेगा। चाइना उनका कंसर्न ज़रूर रहेगा, जैसे आप फरमा रहे थे, बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा, क्योंकि चाइना और रशिया अगर इकट्ठे हो जाते हैं इस खित्ते में तो बहुत स्ट्रॉन्ग एलाइज़ हैं और रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे। लेकिन अगेन मैं वही बात करूँगा, सबसे बड़ी बात है कि एतमाद की बात कि क्या इंडिया जो है उनका तो ताल्लुक़ जो उनके साथ है वो है ही है, तो क्या पाकिस्तान उन पे एतमाद कर सकता है? इंडिया हमेशा नंबर 1 रहेगा। नंबर 2 बात यह है कि पाकिस्तान जो है क्या उन पे एतमाद पक्का कर सकता है? इसके लिए बड़ा सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को। जहाँ तक चाइना का क्लोज़ होने का ताल्लुक़ है, मैं इमरान साहब ये कहूँगा जी कि पाकिस्तान के पास पिछली बहुत सारी दिहाइयों से कोई और बेहतर अल्टरनेटिव नहीं है। शुरू में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वेस्ट के साथ रहा, शुरू के जो हमारे साल थे 20-25 साल, लेकिन बाद में डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई कि हर दफ़ा ये सैंक्शंस लग जाती थी हम पे। तो चाइना सिर्फ वाहिद मुल्क है जो आपको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट कर रहा है, डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट कर रहा है, मिलिटरीली भी सपोर्ट कर रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको सिविल फील्ड्स में भी और मिलिट्री फील्ड्स में भी दे रहा है। अब तो जनरल साहब चाइना ने ब्लैक एंड बम भी जो है वो भी कामयाबी से तैयार कर लिया है। तो अब तो चाइना जो है वो, बाज़ लोग तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत पीछे छोड़ गया। जी, आप सही फरमा रहे हैं। अभी आप देखें रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया के वॉर की आप मिसाल दे रहे थे, पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट किया, उसमें ये था कि पाकिस्तान की अपनी भी माशाल्लाह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी, उनकी भी हमारे साथ थी, हमारा कोलैबोरेशन होता है। हम लोग ज़ाहिर है ये मिलिट्री के सिस्टम्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छुपे रहती हैं चीज़ें। तो अभी आइंदा के लिए भी यही सोचते हैं लोग कि जी वो पाकिस्तान को कोलैबोरेशन जो है पाकिस्तान के साथ रहेगी। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी, बॉम्ब्स या जो भी जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उसमें भी पाकिस्तान की होप रहेगी। रीज़न ये है, 2 ही चीज़ें हैं। चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलाय है और चाइना उनके लिए दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग है कि अगर उनके ऊपर ये जो स्ट्रेटेजिक सर्कुलेशन हो जाती है, उनकी कंटेनमेंट हो जाती है साउथ चाइना सी से बाकी जगहों से, तो ओनली ओपनिंग दे हैव विद द वर्ड इज़ पाकिस्तान और गवादर और सी पैक है। एक तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा है। दूसरा, पाकिस्तान ने भी चाइना का हमेशा साथ दिया है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान कभी भी अपने इंटरेस्ट को इस तरह दाव पे नहीं लगाएगा कि एक तरफ एक बहुत बाएतमाद 70-75 सालों से टेस्ट किया हुआ, आजमाया हुआ दोस्त और सपोर्टर है, और दूसरी तरफ एक वो मुल्क है जो बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी में आ गया है, दुनिया की सुपर पावर है अभी तक, और वो कोज़ी अप कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि वो एक अल्टरनेटिव जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बनता तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान जो है वो चाइना को नहीं छोड़ेगा। लास्ट पॉइंट जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है
कि ये जो कोजिंग अप है वो इसलिए है, या क्लोजनेस है वो इसलिए है कि ट्रंप साहब को, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी आपसे अर्ज़ किया था, कि वो ऐसे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग लोगों को, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ को एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान ने प्रूव किया खित्ते में स्ट्रॉन्ग होना है, इसलिए वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जी सर। आगे जनरल की साहब, जो जनरल साहब फ्यूचर की यहाँ क्लब जनरल साहब यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि बिल्कुल दुनिया जो है वो कहते हैं ना तगड़े के साथ होती है, तो अमेरिका भी इसी दुनिया का हिस्सा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तरफ चाइना है जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमें, आप बिट्रे से खैर सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बिट्रे किया है, सच यही है। अब आप ये देखें कि एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है उसका अभी भी शदीद ख़तरा मौजूद है, और वो अपाची हेलीकॉप्टर भी अमेरिका जो है हमारे दुश्मन को दे रहा है। तो इस पे आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं कि पाक भारत जंग जो है उसका कितना ख़तरा है, और ये सारे मामलात जो हैं उसका नतीजा क्या होगा? जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। सबसे पहली बात, जो आपका पहला क्वेश्चन था जी, कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का कंपैरिजन, बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं कि चाइना ने हमेशा आपका साथ दिया, बड़ी स्टेबिलिटी के साथ, बुर्दबारी के साथ, और बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त के साथ, क्योंकि कभी उन्होंने आपको ब्लैकमेल नहीं किया, कभी उन्होंने आपको धमकी नहीं लगाई, कभी उन्होंने शर्तें आयद नहीं की। उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बग़ैर शर्तों के। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो आपने खुद ही कह दिया कि हमेशा हमारा रिलेशनशिप जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहा है ट्रांजैक्शनल रहा है, और जब उनके मकासद यहाँ पे ख़ित्ते में पूरे हो गए तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हर दफ़ा उन्होंने वादा ये किया कि आइंदा भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमेशा ये हुआ कि वो पीछे देखे बग़ैर मुड़ के वो सीधे यहाँ से निकल गए जब उनके अपने मकासद पूरे हो गए। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो प्रेडिकेट करती है जियो इकॉनमी पे, कि अभी हमने अपने मुल्क में डेवलपमेंट करनी है, ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है, गुर्बत के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, इन चीज़ों पे, एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही सपोर्टिंग कंट्री है जो चाइना है, जो आपके मुल्क में 60-62 बिलियन इन्वेस्ट करने पे तैयार है, जिसमें से काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हो भी चुकी है। अगर वहाँ पे कोई कमी है, स्लो है वो प्रोजेक्ट, अगर सी पैक का, तो उसमें हमारा कसूर है, उनका कसूर नहीं है। कंपेयरिंग दैट, पूरा वेस्ट ले लें, ईयू ले लें, अमेरिका और पार्टनर्स ले लें, कोई भी कंट्री आपके मुल्क में अभी तक 1 से 2 बिलियन भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। चाइना आपको एड देता है, कोई एड देने को तैयार नहीं। आप पैसे लेके जाएं वेपन ख़रीदने, यूरोप या अमेरिका आपको पैसे से भी वेपन नहीं देते। तो मेरे ख़्याल में हमें बड़ी अक्लमंदी का, हिकमत का मुज़ाहरा करना होगा कि चाइना इस वक्त हमारे लिए दी बेस्ट एंड प्रायोरिटी नंबर 1 ऑप्शन है। हाँ, अगर कोई और हमारी मदद करना चाहता है, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, तो वाई नॉट, क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक ही पहला जो लिखी हुई लाइन है वो ये है कि अच्छे ताल्लुकात सबके साथ। लेकिन चाइना इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जनरल साहब, पाक इंडिया जंग को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या अभी भी खतरात? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ जी, बिल्कुल आपने सही याद कराया, ये पार्ट रह गया था जी। जहाँ तक पाक इंडिया जंग का ताल्लुक है जी, कभी भी दुश्मन को आपने लाइट नहीं लेना, कभी भी हमने अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने। एक दुश्मन का ज़ाहिर वाला इंटेंट होता है, कोई बयानात होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, और एक होती है दुश्मन की कैपेबिलिटी। जहाँ तक कैपेबिलिटी का ताल्लुक है तो इंडिया की जितनी कैपेबिलिटी है, बेशक वो कहते हैं हम चाइना के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनके जो टैंक्स हैं, उनकी जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, वो चाइना के पहाड़ों पे इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान के लिए हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है जी कि वो उन्होंने हमें ये जो अभी उनका जो ऑपरेशन था सिंदूर, जिसको वो कहते हैं कंटिन्यू कर रहा है, तो हम तो हर वक्त तैयार हैं। बट उसमें उन्होंने पाकिस्तान की एविएशन को आगाह किया कि जी अच्छा, हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी कंट्री में विद इन ओन बॉर्डर्स। तो अपनी तरफ से उन्होंने पाकिस्तान को ये जाहिर किया कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो जहाज़ जब फ़ज़ा में आए तो उन्हें पाकिस्तान पे हमले शुरू कर दिए। ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, इसलिए कभी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी किसी वक्त भी होती है, लेकिन मेरे ख़्याल में फौरी पॉसिबिलिटी ज़रा कम है कि हाल ही में उनको बहुत ज़्यादा हज़ीमत उठानी पड़ी है और उसके लिए उन्हें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। हाउएवर
जब मर्जी है वो आएँ, पाकिस्तान माशाल्लाह तैयार है। पहले अगर 10 टाइम ज़्यादा रिस्पॉन्स था, तो अभी 100 टाइम ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा इंशाल्लाह। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के जो चीफ़ हैं उन्होंने जनरल साहिर शमशाद साहब से मुलाकात की है और पाकिस्तानी फ़ौज से अपनी मदद भी तलब की है, तो इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई ही ये भी उसी बात का रिज़ल्ट है जो पाकिस्तान ने इंडिया की धुलाई की है? जी, बेशक थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ हमारा जो मिलिट्री रवाबत है वो बहुत अरसे से हैं। उसमें टेक्नोलॉजी तो नहीं, हाँ, डिफेंस इक्विपमेंट की जो सेल्स हैं वो भी होती रही हैं उनके साथ। कोलैबोरेशन भी होती रही है, जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। जो आप फरमा रहे थे इसमें कोई शक की बात नहीं। जब पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान के पास और उनको यूज़ कर सकता है, तो ज़ाहिर है हर मुल्क ये चाहता है। हाउएवर, ये मैं ऐड करता चलूँ कि उमूमन इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं बायलैटरल सीनियर लेवल की, ये काफ़ी पहले से प्लान्ड होती हैं, कैलेंडर बनते हैं साल-साल 2-2 साल के। मीटिंग्स जो होती हैं उसमें बाहमी मफादात डिस्कस होते हैं, बाहमी तहावन होता है, ट्रेनिंग होती है, और उसमें जो अगली चीज़ है एक्सरसाइजेज़ वगैरह के अलावा ये ज़रूर होती है कि वो पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है और यहाँ से वो शायद कुछ ख़रीदना भी चाहें, तो ये सारी की सारी चीज़ें इन मीटिंग्स का हिस्सा होती हैं। अच्छा रजा पाकिस्तान साहब, जो है पॉजिटिवली हर मुल्क के साथ हेल्प करता है। रजा साहब आखिर में सिर्फ ये फरमाइएगा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर जो इनकारी हो गए हैं, वो तो कहते हैं जी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने पाक भारत जंग बंदी में कोई किरदार अदा नहीं किया और उनका ये दावा बेबुनियाद है। तो ये जो मामला है, अब तो इंडिया अपने मौक़िफ़ से मुनहरिफ हो रहा है। आई एम सॉरी जी, मुझे इस तरह वो हंसना नहीं चाहिए था। देखिए बात यह ना, एक चीज़ होती है, वो मुझे कोई सेइंग याद आ गई कि कोई आदमी अगर आपके मुंह पे झूठ बोल दे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जयशंकर साहिब हैं, मोदी साहिब हैं, उनकी जितनी गवर्नमेंट है, जितना मीडिया है, जो मर्ज़ी वो कहते फिरें। प्रेसिडेंट ट्रंप एक सुपर पावर के वर्ल्ड लीडर हैं और उन्होंने इस बात को मेरा ख़्याल है 12 से 15 दफ़ा दोहराया है, ऑफिशियली दोहराया है, ट्विटर में दोहराया है, लिख के दोहराया है, बोल के दोहराया है। तो अगर जयशंकर साहब की हिम्मत है तो सिर्फ 2 लाइनें बोल दें, ये वो या मोदी साहिब, ये 2 लाइनें सिर्फ बोल दें कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वो झूठ है। अगर वो एक दफ़ा ये हिम्मत कर लें तो फिर मैं मानूंगा कि वो डिनाई जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली वो मानते भी हैं, कोई मान जाता है, कोई नहीं मानता। लेकिन उनको जो मेरा ख्याल है खौफ है वो ये है कि एक दफ़ा जब वो मान जाएंगे तो शायद उनके ऊपर भी बहुत हरफ आएगा जयशंकर साहब पे, और जो मोदी साहब है उनकी हुकूमत जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हर्फ आएगा। लेकिन जनरल साहब आप नहीं समझते, बस वो शर्मिंदगी है। हाँ जी, लेकिन जनरल साहब आप नहीं समझते कि भारत की तरफ से मौक़िफ़ बदलने पे प्रेसिडेंट ट्रंप का भी रद्द-ए-अमल खासा शदीद आएगा? जी जी बिल्कुल, ऑलरेडी है। वो बार बार इसलिए उनको दोहराना पड़ रहा है कि जब ये कहते हैं जी नहीं हुआ तो बार बार वो दोहराते हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि मैंने करवाया। तो अभी जयशंकर साहब या उनकी कंट्री माने या ना माने, हकीकत तो यही है और ये अटल हकीकत है, ये सभी को पता है, स्वाय इंडिया के और स्वाय मोदी साहब के और उनकी टीम के, बाकी सभी को पता है, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी, कि ये ट्रंप साहब ने सीज़ फायर कराया और उन्हीं की दरख्वास्त पे कराया। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल मोहम्मद साहब। नाज़रीन, आपने जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे फिर नए मौजू पे बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, इसराइल ईरान जंग के बाद दुनिया भर की नज़रें अब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग पे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात का इरादा कर रहे हैं बार बार कि वो इस जंग को भी ख़त्म करवाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है और क्या इब्राहिम एकॉर्ड की जो बातें हो रही हैं उन पे वाकई अमल हो जाएगा? इस हवाले से और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान के दौरे और इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के हवाले से जो सवालात हैं उनके जवाबात जानने के लिए ख़ास तौर पे आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है जनाब शाहिद कियानी साहब को, जो कि साबिक सफारतकार हैं। थैंक यू वेरी मच कियानी साहब, आपने टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा कि ये सऊदी अरब के वज़ीर दिफा की प्रेसिडेंट ट्रंप से जो मुलाकात हुई है, इसमें ईरान
के अलावा इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से भी जो गुफ्तगू हुई, तो आप क्या समझते हैं कि इसका कुछ मुस्बत नतीजा निकलेगा और क्या वाकई ही जो मुआहदा इब्राहिमी है इस पे अमल दरामद हो जाएगा? जी, अमेरिका और सऊदी अरेबिया का जो आपस में ताल्लुकात हैं बड़े स्ट्रांग हैं और बड़े अरसा दराज से हैं, कि अभी की बात नहीं है, बहुत है। अभी आप देख लें कि कुछ अभी कोई महीना पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जब गए थे, कतर गए थे, यूएई गए थे और सऊदी अरेबिया, वहाँ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी साइन की थी। तो ये नई चीज़ नहीं है, ये डायलॉग जारी है इनका, पॉलिटिकल लेवल पर भी है और बादशाह के हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पर भी इनका है। तो जाहिर है जब ये डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं कैबिनेट के, प्लस वो बात जो वली अहद हैं उनका मैसेज लेके जाएंगे, तो डायलॉग जारी है। इसमें क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, जाहिर है ये जो इसराइल का, ये जो ईरान के साथ मसला हुआ या जो गाजा में जारी है, ये एजेंडे में होगा। क्या होगा, क्या निकलेगा, ये तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि क्या क्या इस जो स्टेटमेंट्स आती हैं उससे क्या पता चले। लेकिन ये हैं बहुत अहम। किस वजह से, मैं बताता हूँ। अभी एक और गाजा के ऊपर वो 60 दिन का जो अभी उन्होंने कहा है कि जिसमें उन्होंने पूरा प्लान बनाया है कि 60 दिन के अंदर उनके तकरीबन उनके 50 उनके प्रिजनर वो हैं, प्रिजनर्स हैं इनके, क्या कहते हैं, इसराइल के, जिसमें तकरीबन जो लगता ये है कि कोई 30 एक मर चुके हैं और 20 हैं जिनको उन्होंने छोड़ना है, उनकी डेड बॉडीज वो देंगे। और बाद में क्या होगा, उनको कहा गया है कि जी आपने क्या करना है, दोनों को, इसराइल के दोनों को बताया गया है। और फिर ये कहते हैं कि परमानेंट एक एग्रीमेंट लाएंगे जो गाजा की टेरिटरी को खाली करेगी इसराइल, और गाजा और ये जो हुकूमत है हमास की और इनके साथ इसराइली हुकूमत के साथ क्या होगा। ये बड़ी अहम है। मैं उसकी वजह एक और भी बताऊं। वजह ये है कि अमेरिका ये बावर करना चाहता है, दिखाना चाहता है सबको कि जी उनका जो एक गलतफहमी लोगों की है, वो समझते हैं कि ये सिर्फ वो फलस्तीनियों पर ही प्रेशर डाल सकते हैं। वो कहते हैं मैं इन पे इसराइल पे इस पे इसराइल पे भी डालूंगा। तो ये है, लेकिन वो एक बैलेंस करेंगे, क्योंकि इसराइल को अमेरिका की ताउन, अमेरिका की कवर जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये किसी की गलतफहमी, वो कोई समझेगा इसको छोड़ देगा वो। अब आपको देखें कि जब वो G7 की समिट हुई कनाडा में, एक दिन के बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आ गए अमेरिका। क्यों आ गए? क्योंकि जो वनरेबिलिटी थी, क्योंकि इसराइल को ईरान की तरफ से जो बहुत थ्रेट था वो बढ़ गया था, इस वजह से आए। तो अब ये सब चीजें डिस्कस होंगी, गाजा भी होगा और ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग जिस तरह से बंद हुई भी है वो होगी। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी, ये डिस्कस की जाएंगी और बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि विजिट बड़ी अहम है। और ये जो गाजा का मामला है सिर्फ इसी पर नहीं होगा, इसके अंदर क्यानी साहब यहाँ सवाल ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि जी इसराइल तो 60 दिन की जंगबंदी के लिए राजी है, लेकिन हमास जो है उस के जवाब का इंतज़ार है, उसकी हतमी शक्ल जो है ना वो उसकी तरफ से वो दरकार है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जंगबंदी जो है 60 दिन की, ये खित्ते में अमन देर पा अमन कायम कर लेगी? देखिए जी, अगर आप सुने कि हमास की जो लीडरशिप ने क्या कहा है, बड़ी अहम है। वो ये कहते हैं कि जी जंग बंद करने हम तो तैयार हैं। क्या ये परमानेंट होगी सीज फायर? उनकी जो एक्सपीरियंस इसराइल के साथ है वो अदर वे राउंड है। कभी भी इसराइल ने इनकी अमन की मुताबिक जो पेशकदमी हुई है हमेशा उसको रोका है। अब आप देख रहे हैं ना, 2 साल से ऊपर हो गए हैं गाजा को, कितने लाख बंदे मर, और फिर एक और मजीद हर रोज मार रहे हैं 100-150 बंदों को। वो जो खुराक जाती है, दवाइयाँ जाती हैं लोगों के लिए, वो उनको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही वहाँ जाती हैं, इन्होंने एक और मस्त किया हुआ है, इन्होंने उसके अंदर ऐसा डिवीजन क्रिएट किया हुआ है। अब हमास के उसमें क्या कहते हैं लोगों में एक और ग्रुप बना दिया है शाहब, जो उनके लिए मसले मसाइल जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हमास चाहता है, बिल्कुल सही कहता है कि जी हमें कोई गारंटी दें। इस वक्त मिस्र और कतर बीच में है जो मीडिएट कर रहे हैं, लेकिन वो असल तो गारंटर कौन है? असल गारंटर अमेरिका है। ये लोगों की गलत फहमी है कि नहीं जी वो मिस्र और वो कतर वो अलग उनकी है, लेकिन असल गारंटर अमेरिका का सिर्फ गारंटी मिलेगी कि हाँ भाई ये जो अभी ये जो है जो सीज फायर है, इसके जो तरीकेकार हैं कि जी प्रिजनर वॉर भी रिसीव एक्सचेंज होंगे और फिर परमानेंट सीज फायर होगा।
उसकी क्या शेप होती है? वो हमास चाहता है कि वो गारंटर अमेरिका हो, और वो लिखत पढ़त होगी, बता दूं मैं आपको, इसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा दूसरी शायद। चीज ये है कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एक रोल अदा कर रहे हैं कि जी मैं पीस मेकर हूं, और वो नोबेल प्राइज की तरफ भी वो जा रहे हैं। ये वो भी एक इकदाम है उनका, ये उनका भी कदम है साथ, कि मैं दिखाना चाहता हूँ भाई सारी दुनिया के अंदर मैं जंग बंद करा सकता हूँ। अभी देखिए कि इसके बाद यूक्रेन की तरफ चलेंगे वो। तो ये बड़ी आम है ये, क्योंकि सफरिंग जो है गाजा के लोगों की वो इतनी ज्यादा हो गई है कि यकीन करें कि कई दफा दिल ही नहीं करता कि बंदा इनके जो चैनल्स को कभी कभी लगाए, बीबीसी हो या सीएनएन हो या डॉयच हो, कोई चैनल हो, उसके अंदर ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, जिसके लिए हमें अब दुख होता है सारी देखकर कि ज्यादातर मुसलमान मुल्कों के अंदर, जो अरब कंट्रीज के अंदर, वो जो एक यकजहती होनी चाहिए इस इशू के ऊपर, वो माजरत के साथ नहीं है। अच्छा शाहिद सर, ये फरमाइएगा कि रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। या इस तरह से रूस पहला मुल्क बन गया जिसने दोबारा तालिबान के इक़्तिदार को तस्लीम किया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस पेशरफ्त के बाद रूस और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होंगे? देखिए जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्यों किया गया। देखो ना, जो वजूहात क्या हो सकती मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि आप कभी देखें कि रूस को उसके जो सदर्न प्रोविंसेस के अंदर जो इश्यूज ऑफ टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, वो है, आपने बहुत बार देखा है। और इनको रूस तो अफगानिस्तान को जितना बेहतर समझ सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता। अरसा दराज से वो पहले जंग के अंदर उनके साथ शामिल थे, अब जब से तालिबान आए इनके साथ भी ताल्लुकात उनके हैं, कई मीटिंग्स हो चुकी हैं रशिया के साथ। वो ये समझते हैं कि ये उनकी अपनी ओपिनियन है कि इसके साथ एक ऑफिशियल राब्ता रहे तालिबान हुकूमत के साथ, इनको सपोर्ट करें, इनको रिकग्नाइज करें, फिर इनसे सपोर्ट लें, क्योंकि इनको शक है कि कई दहशत गर्दी जो इनके सदर्न प्रोविंसेस में हो रही हैं, स्टेट्स में हो रही हैं, वो उसकी एमिनेट यहाँ से होती हैं, यहाँ छुपे हुए हैं वो दहशतगर्द, या यहाँ से वो उनको सपोर्ट मिलती है। तो ये उनका अपना एक है। और देखें, याद रखें कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो कौमी इंटरेस्ट है ना, वो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई ये जो आप कई दफा सुनते हैं बरदराना ताल्लुकात होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उनका इसका इंटरेस्ट है उसमें कि इनको रिकग्नाइज करें, इनकी एम्बेसी या परमानेंट यहाँ पर हो, और इनके साथ एक रेगुलर हम नेगोशिएट कर सकें और बातचीत कर सकें। ये उनका इंटरेस्ट है, ये उनका एक एक है, जो क्या कहते हैं, डिसीजन है, जिसको हमें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त आज़रबाईजान में हैं। वो इक़्तिसादी ताउन तंजीम का जो इजलास है उसमें शिरकत भी करेंगे। तो आप ये सारा जो मामला है इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये तंजीम कोई किरदार भी अदा करेगी या सिर्फ ये बातें ही हैं? देखिए जी, ईसीओ आपको पता हो, पहले ये आरसीडी होती थी, जिसमें जी। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान थे। बाद में ईसीओ बनी, इसके अंदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बहुत सारे मेंबर्स भी हैं। देखिए, होता यह है कि आपने देखना यह है कि इसका एजेंडा क्या है। अगर आप देखेंगे तो वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर थी, उसमें रीजनल कोऑपरेशन की उन्होंने बात की। उसमें 3-4 एजेंडे में उन्होंने चीज़ों में बात की, ईरान इसराइल की जंग की बात की, फिर इंडिया की बात भी की उन्होंने। फिर बताया कि यार रीजन को डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है। एक तरफ दूर तरफ तो वो ईरान और इसराइल की जंग कर रही है, इधर हिंदुस्तान कर रहा है, जिसने देखे ना वो जो इंडस बेसिन ट्रीटी है, उसको कहा जी अबेंस में ले जाएंगे, जबकि जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है हेग में, उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा जी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखें ना, किसी के मुल्क का आपने एक एग्रीमेंट हुई हुई, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, उसकी गारंटर्स वर्ल्ड बैंक है, आप उसको अपनी तरफ से प्रूफ आपके पास नहीं है। ये उसी का मामला है ना, पहलगाम में क्या हुआ था, प्रूफ आपके पास नहीं है ना, आपका नैरेटिव दुनिया में किसी जगह एक्सेप्ट हुआ, लेकिन आप कहते हैं अबेंस में चले जाएंगे। तो ये फिर आप जंग की तरफ जा रहे हैं ना। आप किसी का पानी बंद करेंगे, जो एग्रीमेंट हुई भी है, लोअर रेपेरियन मीन्स हम लोअर हैं, जो हम मतलब दरिया जो से आते हैं हमारी तरफ आते हैं। तो ये एक हिंदुस्तान की हट गर्मी है, इसको उनको समझना चाहिए। और अगर अपने वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अच्छा फोरम था, वो अलग चीज है कि जी जो ईसीओ है वो क्या 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 रोल अदा कर सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फोरम के अंदर उनका इस इशू को रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
इनके साथ एक रेगुलर जो राब्ता है, वो लीडरशिप 12 मुल्कों की है, उनको बताना जरूरी है कि जी क्या हो रहा है। तो कोई बुराई नहीं है, हम समझते हैं कि ज्यादा और स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है इन मुल्कों के, उसके अंदर असरअंदाज बहुत सारे मुल्क होते हैं। चीन एक तरफ है, रूस एक तरफ है, तो वो भी है, उनका असरअंदाज वो होती हैं। तो ये देखना अभी हमने ये है कि क्या क्या इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जो ममालिक हैं जिनके ऊपर हम, जिन पर वज़ीर आज़म साहब ने बताया उनको कि हमारे साथ कितनी बेइंसाफी ये की कर रहे हैं, और कौन से मुल्क हैं जो रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, जबकि ईसीओ चाहता है कि रीजनल कोऑपरेशन हो। तो ये मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको और मजबूत होना चाहिए। उसके लिए एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, वो हो नहीं रही, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन की जंग हो रही है, एक तरफ ईरान और इसराइल की तरफ मसले मसाइल खड़े हुए हैं, इधर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ आपस में एक एक वो जो हालात खराब हैं। तो वो आसान सिनेरियो नहीं है, आइडियल सिनेरियो नहीं है, लेकिन इसकी तरफ अगर वो गए हैं, मीटिंग अटेंड की, समझ की, आसान मैं या समझता हूँ ये आइडियल सिनेरियो एक अच्छा नहीं है, लेकिन मुल्क जो है उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट देख को फैसला करने होते हैं, बरादराना बुनियादों पे कोई मुल्क फैसले नहीं करते। थैंक यू वेरी मच शाहिद कियानी साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।